की थी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने माशाल्लाह लास्ट 3 हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रहते थे। सोडियम पढ़ लिया था, आयरन देख लिया था, आई गेस जिंक पे थे या जिंक कर लिया था? मैम पढ़ा था जिंक। ओके, कॉपर। जी बेटा, तो कॉपर के जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कॉपर एक तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो आयरन की तरह ही कॉपर भी आपको पता होगा, रेस्पिरेशन के जो आपने डिफरेंट कह लें कि जो साइटोक्रोम्स हैं और इसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनमें एंजाइम्स हैं, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन। उन सब में ईटीसी की हम बात करें उसमें भी कॉपर जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा इसकी ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म्स जो हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो डिफरेंट रेडॉक्स रिएक्शंस में इस्तेमाल होती हैं। और इसकी रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि कॉपर से +2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाइस वर्सा। द इनिशियल सिम्टम्स जो है कॉपर डेफिशिएंसी की इज द प्रोडक्शन ऑफ द डार्क ग्रीन लीव्स। डार्क ग्रीन लीव्स आपने अभी तक सिर्फ फास्फोरस के केस में पढ़े हैं, इसके अलावा आपने कहीं और नहीं देखा कि डार्क ग्रीन कलरेशन हो। तो डार्क ग्रीन कलरेशन अगर जरूरत से ज्यादा डार्क ग्रीन कलर हो तो इसका मतलब है कि फास्फोरस इन्वॉल्व हो सकता है डेफिशिएंसी में, या फिर कॉपर की डेफिशिएंसी हो सकती है, एंड विच मे कंटेन नेक्रोटिक स्पॉट्स। द नेक्रोटिक स्पॉट्स अपीयर्स फर्स्ट एट द टिप्स ऑफ द यंग लीव्स। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कॉपर जो है ये इमोबाइल इन नेचर है, and then extends toward the leaf base along the margins. The leaf may also be twisted, malformed, and under extreme copper deficiency, leaves may upsize prematurely. तो young leaves जो हैं वो पहले से मुतासिर होंगे और severe deficiency में वो prematurely जो हैं वो fall off भी कर सकते हैं। Nickel is also an important, another important micronutrient which is also the part of the enzyme. हर प्लांट्स में ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनमें निकल की रिक्वायरमेंट होती है। उन एंजाइम्स उसके बगैर जो है वो नहीं काम करते निकल के बगैर। Although the nitrogen fixing microorganisms they require nickel for the enzymes that reprocess some of the hydrogen gas generated during the fixation. जब आपको नाइट्रोजन की फिक्सेशन पढ़ाई थी बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पे भी हमने एंजाइम्स देखे थे जो डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम, जो कि जब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो उस दौरान में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उस हाइड्रोजन गैस को भी फर्दर फिर जो है रीप्रोसेस किया जाता है ताकि उसको भी फर्दर जो है उसमें से इस्तेमाल किया जा सके। हाइड्रोजनेज एंजाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये हमने पढ़ा था वहां पे कि डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम यूज करने के बाद तो हाइड्रोजन जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हाइड्रोजनेज एंजाइम के जरिए जो है फिर रीप्रोसेस किया जाता है in the microorganisms, and those required nickel for this enzyme, hydrogenase enzyme. Nickel deficient plants accumulate urea in their leaves and consequently, और यूरिया जो है although यूरिया जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, लेकिन यूरिया की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना इट मीन्स कि नाइट्रोजन जो है वो अकामुलेट हो रही है और ये फिर उसकी बर्निंग कर सकती है और नेक्रोसिस कर सकती है, ये एक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। So the leaf tip shows the necrosis and the plant grown in the soil seldom if ever show signs of the nickel deficiency, लेकिन अगर हो the amount of the nickel requires are minuscule, बहुत ही, क्योंकि बहुत ही थोड़ी जो है वो आप कह लें कि क्वांटिटी जो है निकल की रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसा बहुत ही शाज़ो नादिर ही होता है कि सॉइल में निकल की डेफिशिएंसी पाई जाए, बट अगर पाई जाए तो ये नेक्रोटिक स्पॉट्स जो है वो क्रिएट कर सकती है ऑन द लीव्स बिकॉज ऑफ द अकमुलेशन ऑफ यूरिया। Then the last micronutrient is the molybdenum, and molybdenum की भी जिस तरह आपने कॉपर की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी हैं, इसी तरह molybdenum की भी +4 +6 की फॉर्म में ये बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स द नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम, इन दोनों में भी इस्तेमाल होता है। फर्स्ट इंडिकेशन जो है मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी की वो क्लोरोसिस ही होगी between the veins and the necrosis of the older leaves, so it indicates that molybdenum is mobile in nature. In some plants such as cauliflower hai, broccoli hai, the leaves may also become necrotic,
but instead may appear twisted and subsequently died. और इसकी फिर जो लीफ की जो अपेरेंस है वो हुक लाइक उनकी जो है वो बन जाएगी, सिकुड़ जाएंगे और ट्विस्टेड हो जाएंगे, और उनकी फिर उनके ऊपर नेक्रोटिक स्पॉट्स बन सकते हैं। फ्लावर की फॉर्मेशन जो है मोलिब्डेनम की कमी की वजह से वो प्रिवेंट हो सकती है, यानी कि फ्लावर बनने की स्टेज आ जाए लेकिन फ्लावर ना बने या कम बने, ठीक है, तो वो प्रिवेंट हो सकती है तो मोलिब्डेनम की कमी हो। फ्लावर में एप्साइज प्रीमेच्योरली, बजाय इसके कि वो फ्लावर फुली एक्सपैंड करें और उनमें जो है आप कहने के जो अपना फंक्शन है उनका प्ले करने का, फिर फ्लावर से फ्रूट बनना है एंड देन फिर सो ऑन सीड बनना है, तो वो परफॉर्म करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाए। और बिकॉज द मोलिब्डेनम इज इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, molybdenum deficiency may bring about a nitrogen deficiency if the nitrogen source is primarily nitrate। तो अगर कोई प्लांट सोलरली नाइट्रेट पे जो है गुजारा करता है, यानी कि उसमें और कोई सोर्स नाइट्रोजन का इनटेक करने की एबिलिटी नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि फिर उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी शो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रेट लेने के बाद भी आपको पता है ना, अब आप पढ़ चुके हैं सारा नाइट्रोजन के मुतालिक भी, कि नाइट्रेट जब इनटेक करता है प्लांट तो फौरन फिर उसको जो है वो आप कह रहे हैं इनकॉर्पोरेट भी कर लेता है वाया डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज के जरिए। नाइट्रोजन का एक्चुअली सोर्स है नाइट्रेट, जो कि प्लांट अपटेक करता है फ्रॉम द रूट, तो उसको भी फर्दर फिर मोबिलाइज करना होता है, उसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म होनी होती है, इसमें मोलिब्डेनम जो है अपना पार्ट प्ले करता है। तो अगर नाइट्रेट ही ओनली सोर्स है प्लांट का जिसके जरिए वो नाइट्रोजन को ले रहा है, तो प्लांट में फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स जो है ना उनमें डिफरेंट एबिलिटीज होती है, कोई नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों ले सकता है, कोई नाइट्राइट ले सकता है, कोई नाइट्रेट ही ले सकता है, कोई अमोनिया को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट कैपेसिटीज होती है। इफ द प्लांट डिपेंड्स ऑन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रेट, दोनों की सूरतों में मोलिब्डेनम की कमी की वजह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के वाले सिम्टम्स भी इसके साथ ही अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। So although plant require only small amount of molybdenum, some soils supply inadequate levels, and some additions of the molybdenum to such soils can greatly enhance crop और फॉरेस्ट ग्रोथ एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कि हमें बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ही कम रिक्वायर्ड है प्लांट को, बट जरूरी रिक्वायर्ड है, इसके बगैर प्लांट का गुजारा नहीं। एज यू कैन सी के नाइट्रोजन का सोर्स होने के बावजूद नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होगी अगर मोलिब्डेनम नहीं होगा जिसे कहते हैं ना कम खर्च बाला नशी, तो कम पैसा लगेगा लेकिन इफेक्ट इसका बहुत जो है वो अनॉर्मस होगा। This was all about the function, you can say, and the deficiency symptoms of the macro and micronutrients or on the whole plant mineral nutrients। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो डिस्कस किए हैं। आपकी इकोलॉजी 1 है मेरा ख्याल है, इकोलॉजी 1 का एक चैप्टर है जिसमें इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस सिम्टम्स के बारे में भी आपका वो वहां पे कवर हो जाता है, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने एक्सेस सिम्टम्स भी बेटा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी होते हैं, तो एक्सेस सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और किस प्लांट के कैसे हैं, लेकिन नॉर्मली सॉइल में क्योंकि डेफिशिएंसी चल रही होती है तो ज्यादा हमारा फोकस जो है वो इस पे होता है, बट एक्सेस सिम्टम्स कैन बी देयर, और उनकी डिटेल जो है डेफिनेटली अगर आप इकोलॉजी 1 पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें इसकी सारी डिटेल शामिल है जो कि आपने पढ़ ली होगी अपने रिस्पेक्टिव टीचर से। ओके, तो यहाँ पे ये बाकी टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये एक्चुअली मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट अ प्लांट शोइंग डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट की, अगर जो एपिकल रीजन है वहां पे अगर आपको किसी भी किस्म के सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो कैल्शियम या बोरॉन की कमी की वजह से हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके मिडल रीजन जो है प्लांट का अगर वो मुतासर नजर आता है आपको तो उसमें आपकी जो है वो किन प्लांट पार्ट की किन आयंस की जो है वो कमी हो सकती है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे न्यू लीव्स जो है सल्फर, कॉपर, आयरन एंड मैंगनीज की कमी जो है वो फर्स्ट टाइम आप कह लें कि ये ज्यादा मुतासिर जो रीजन होता है वो न्यू लीव्स होते हैं, इस वजह से मिडल लीव्स जो है अमूमन वो जिंक की डेफिशिएंसी से मुतासिर होते हैं, और ओल्डर लीव्स में वो तमाम अमूमन वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि मोबाइल इन नेचर हैं, जिसमें नाइट्रोजन एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये सारे जो हैं ये आपको ओल्डर लीव्स में इनके सिम्टम्स जो है फर्स्ट अपीयर होंगे। इसके अलावा बेटा ये जरूरी नहीं है कि इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स कवर हों, आपने अपने 16 न्यूट्रिएंट्स को इसी पिक्चर को
रीड्रॉ करके और अपने कंटेंट के हिसाब से इसको दोबारा बना लीजिएगा, या इसी को इसका जब प्रिंट लें तो इसमें फर्दर इसकी इम्प्रूवमेंट कर लें। और अगर आप इसको भी देख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको मेमोराइज करना आसान होगा, बजाय रट्टा लगाने के। आप कंपेयर करके चीजों को देखेंगे तो आपको मेमोराइज भी होंगी और आप इनकी यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे एज बॉटनिस्ट। इसी तरीके से एक और डायग्राम है जिसमें जो सिम्टम्स हैं, यानी क्लोरोसिस है, इंटरविनल क्लोरोसिस है, टिप का बर्न होना है, और मार्जिनल क्लोरोसिस है, या डार्क ग्रीनिश कलर है, या नेक्रोटिक स्पॉट्स है, या डिस्कलरेशन है, या मोटल लीव्स हैं, ठीक है, उनके बारे में एक पिक्चर है जिसमें एक ही, जाहिर है कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही लीफ के, एक ही प्लांट के डिफरेंट लीव्स में ये सारे सिम्टम्स हों, लेकिन ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, याद करने के लिए कि किस तरीके से आप एक ही जगह पे इन सारी चीजों को समराइज कर सकते हैं। जैसे मैं शुरू में भी आपको कह रही थी कि आप कोई टेबल बना लें, कोई फ्लो चार्ट बना लें जिनमें चीजों को आप आपस में कंपेयर कर सकें, जितने भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं एक दफा लिख लें और एक लिस्ट, एक तरफ लिस्ट बना दें मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और फिर टिक अनटिक करते जाएं, उससे भी आपका बन जाएगा। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से आसान लगता है इनको मेमोराइज करना, क्योंकि मेरा ख्याल है बीइंग बॉटनिस्ट हर बंदा एक्सपेक्ट करता है आपसे, एक तो ये कि बहुत ही लेमैन, जो मैं कहती हूँ हमेशा, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब भी वो आपको देखते हैं, अच्छा बॉटनी पढ़ रहे हो, चलो इस प्लांट का नाम बताओ जल्दी से, ठीक है। और दूसरी उनकी डिमांड ये होती है कि अच्छा बॉटनी पढ़ रहे हैं, चलो ये बताएं कि ये जो है ये बीमारी इसको क्यों है, ये इसके पत्ते ऐसे लीफ क्यों है, येलो क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हर बॉटनी से, हर बॉटनी पढ़ने वाले से जो है वो जरूर पूछी जाती है। तो मेरा ख्याल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये भी पिक्चर है जिसमें डिफरेंट लीव्स दिखाए हुए हैं और फिर उसमें बताया हुआ है कि किसकी डेफिशिएंसी किस तरह की है। कुछ जो है ना इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी वही हैं जो मैंने अभी आपको कंटेंट में पढ़ाई हैं, लेकिन अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो आप इस कंटेंट को रिवाइज कर सकें अकॉर्डिंग टू, क्योंकि पिक्चर को आपने फाइनल नहीं समझना, कंटेंट को फाइनल समझना, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज है और ये मैंने इंटरनेट से ली है। तो इंटरनेट पे आपको पता है ना, चीज चीज को चूज करना पड़ता है कि विच वन इज ऑथेंटिक, विच वन इज नॉट। तो मैंने देखा है कुछ तो बहुत अच्छी, जैसे फास्फोरस का मैंने देखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ऐसे ही जैसे मैंने कंटेंट में पढ़ा है। इसी तरीके से एक और मैं देख रही थी अबाउट मोलिब्डेनम, थोड़ा सा जो है वो वेरी करता है, जैसे हमने पढ़ा है उससे थोड़ा वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें जो है ना उनके लिए मैं चाहूंगी कि ये आपको सिर्फ एक तरीका कार बताया है, तो आप इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। आप इसकी पिक्चर ले लें सेंटर वाली और उसके बाद अपने हिसाब से इसको लिख लें, तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 मिनरल न्यूट्रिशन, और जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, लेकिन आपकी कंटेंट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 है। और इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में खत्म कर चुकी हूँ जिसमें था कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से, और वो उनका रोल क्या है प्लांट में, और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में आपकी पार्ट 2 जरा ज्यादा बड़ा है और ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि ये तो सारा आप यूं समझने के रट्टे वाला ही है। तो पार्ट 2 इसका ज्यादा टेक्निकल है, उसमें हम ये देखेंगे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, इनकी अपटेक कैसे होती है, प्लांट इसको किस तरीके से अब्सॉर्ब करता है विद इन देयर बॉडी, क्या तमाम के तमाम रूट से लेते हैं, क्या तमाम रूट के रीजन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कौन से कैटाइन की फॉर्म में है, कौन से एनाइन की फॉर्म में है, कौन से न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा चैनल इस्तेमाल होता है, या कौन सा पंप इस्तेमाल होता है, और वो पंप, वो चैनल्स क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, क्या टोनोप्लास्ट पे भी होते हैं या नहीं, एंड सो ऑन। तो इस तरह की बातें जो है ये हम यूनिट नंबर 2 में करेंगे, लेकिन वो आज मैं आपको नहीं पढ़ा रही, वो हम इंशाल्लाह कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज मैं आपको इस चैप्टर का यूनिट नंबर 3 पढ़ा रही हूँ इसके साथ, जो कि एक बहुत ही छोटा सा आप कह लें कि पार्ट है, जिसमें ये है कि ये तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तमाम मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर फार्मर्स को क्या करना चाहिए। और अगर फार्मर्स इसके लिए कुछ कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मर्स आर्टिफिशियल एंड फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स, कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आया इनका इस्तेमाल का कोई फायदा भी है, और क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसकी डिस्कशन जो है उस पर हमारा जो आप कह लें कि पार्ट 2 है आज के लेक्चर का, वो उस पर बेस करता है कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो क्या है, और किस तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, और हमें वो किस तरीके से एग्रीकल्चर में फायदेमंद होते हैं। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है जिसकी कोई 14-15 स्लाइड्स हैं, तो मैंने कहा छोटा टॉपिक जो है इसके साथ कवर कर लेते हैं, कल फिर उसको एक
सिरे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है वो पोर्शन, तो मैं फिर उसमें गैप्स लेना पसंद नहीं करती। ओके तो फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन क्या है? आर यू गाइस विद मी? क्योंकि मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, ऐसा ना हो नेट चला गया और मैं बोली जाऊँ। नो मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, कभी कभी हैंड रेस कर दिया करें, बोले बेशक ना, ठीक है। यस मैम। ओके, फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द प्लांट, added to the soil to increase its fertility एंड प्लांट के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट की न्यूट्रिशन और ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट हो, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें, उन तमाम सब्सटेंसेस को हम ऑन द होल फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, they enhance plant growth, they increase soil fertility, and they typically provided in varying proportion in the form of nutrients. And there are two main types of the fertilizers जिनको हम categorize कर सकते हैं on the basis कि उनके अंदर जो कंटेंट है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है, आया वो ऑर्गेनिक बेस्ड है या वो इनऑर्गेनिक बेस्ड है। तो ऑर्गेनिक बेस्ड जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से फर्टिलाइजर तैयार होते हैं, ठीक है, जिस तरह जैसे आप गोबर की खाद बनाते हैं या कंपोस्ट बनाते हैं, और इसी तरीके से आप किसी और प्लांट की जो डेब्रिस वगैरह है उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो ग्रीन आप कहने के फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आ जाते हैं। और देन फिर हम जानते हैं बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं और जिनका काम भी डेफिनेटली क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना है ताकि हमारे पास मैक्सिमम यील्ड वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम आवर क्रॉप्स। और वो जाहिर है हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, फार्मर्स के लिए भी बेहतर है। लेकिन क्या इस्तेमाल इस्तेमाल बेहतर है या कि कहीं कोई कुछ करना भी चाहिए इसका, तो इस सारे की डिस्कशन है। तो पहले तो हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? तो ऐसे तमाम फर्टिलाइजर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर, अब ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या है कि वो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि नेचुरली उसको डिग्रेड करने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और बायोलॉजिकली नेचुरली ऑर्गेनिजम्स उनको डिग्रेड करने की सलाहियत रखते हो, तो उन तमाम फर्टिलाइजर्स को हम कहेंगे दीज आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। These organic substances are further decomposed and broken down into smaller and soluble particles, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। यानी कि एक दफा जब आप फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक डाल देते हैं तो फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अनपैक्ट करके उनको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, और मकसद यही है कि उनमें से मिनरल्स को रिलीज करना। So this process is known as mineralization, and after being turned into suitable and simple compounds, these fertilizers are taken up by the plant roots, और उसके बाद आप जानते हैं कि वो फिर प्लांट का हिस्सा बन सकता है। Naturally occurring organic fertilizers include manures, slurry, worm casting, peat, seaweeds, सीवेज जो हम आपने सुना भी होगा इस्तेमाल करते हैं, गुआनो, ठीक है। दीज आर ऑल द नेचुरली अकरिंग ग्रीन मैन्योर जिनको आप एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन टू ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, और जानबूझ के भी हम कुछ ऐसी प्लांट्स को किसी सॉइल में ग्रो करवा सकते हैं कि जो कि किसी खास न्यूट्रिएंट को जो है उसमें उसकी मिकदार को बढ़ा दे। जैसे कि आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो लेग्यूम फॉर्मिंग जो प्लांट्स हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली से, जिनका फैबेसी फैमिली से ताल्लुक है, उनका क्या होता है कि देयर रूट्स कैन फॉर्म नड्यूल। और इसके अलावा और भी ऐसे हैं जो कि नॉन लेग्यूमिनस भी हैं, आप इसके बारे में भी आप सारा पढ़ चुकी हैं। तो उनका काम क्या होता है कि अगर आप उन क्रॉप्स को लगाएंगे तो आपको उन क्रॉप का तो फायदा होगा ही, लेकिन सॉइल को भी उस क्रॉप का फायदा होगा। उल्टा वहां से वो न्यूट्रिएंट लेने के वो उसके अंदर नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कर देंगे, फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह की क्रॉप्स लगाने से आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा क्रॉप रोटेशन का, यानी कि एक दफा आप अपनी जमीन में ऐसी क्रॉप लगाएं जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हो, लेकिन सॉइल के लिए चले आप उसको गुजारा कर लें कि अच्छा सॉइल अगर सॉइल के लिए नहीं भी ये सही तो चले ठीक है कोई बात नहीं, मुझे जैसे गंदम है आप उसको उगाए बगैर तो गुजारा नहीं ना आपका, ठीक है। बट गंदम लगाने के बाद आप सेकंड टर्म में उसी सॉइल पे कुछ ऐसी क्रॉप लगा दें जिससे आपको फायदा तो हो लेकिन वो सॉइल को भी दोबारा से अच्छा कर दे, फर्टाइल कर दे। तो उनमें जैसे आपके पास फोडर क्रॉप्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं कुछ जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बीन्स की जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, जो लेग्यूम्स बनाते हैं, तो उनको अगर आप लगा देंगे तो उनका भी फायदा है, और मतलब वो भी उनकी भी यील्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो सॉइल के लिए भी इम्पोर्टेंट। इसको हम बोलते हैं
क्रॉप रोटेशन करना। लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान जो है इस दौड़ में लगा हुआ है कि बस हम लिए ही लिए जाएं, हमें कुछ देना ना पड़े। तो उसी चक्कर में फिर हम अपनी जमीनों को भी बंजर कर रहे हैं, इनफर्टाइल कर रहे हैं, ठीक है, सिक कर रहे हैं अपनी जमीन को। तो ये चीजें जो है इनको देखने की जरूरत है। सो इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिनको जो कि बनाए जा सकते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, उनमें कंपोस्ट यानी जानबूझ के आप जो है वो लें, प्लांट के डेब्रिस वगैरह को लें और फिर उनको कहीं दबा दें और फिर काफी अरसे के बाद फिर वो जो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसको आप इस्तेमाल करें। ब्लड मील्स हैं, बोन मील हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनको फिर मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। लेकिन होंगे ये भी, क्योंकि ऑर्गेनिक बेस्ड हैं तो ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही होंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ना, इनको मिनरलाइजेशन के बगैर ये प्लांट के लिए फायदेमंद। ऐसा नहीं है कि आपने गोबर डाला तो फौरन फौरन जो है प्लांट ने वो गोबर ही एज इट इज लेना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले वो उसको मिनरलाइज होगा सॉइल में एंड देन फिर उसके टेकअप, उसके न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट लेना शुरू करेगा। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसका जो प्रोसेस है मिनरलाइज होने का या इस फॉर्म में आने का कि जिसके बाद प्लांट उसको इजीली टेकअप कर सकें, उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, आगे हम पढ़ेंगे इसके ड्रॉबैक के बारे में भी। सो प्लांट कैन एक्वायर द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ द सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर है, वाटर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, टाइप एंड नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट इन द सॉइल, क्योंकि पीपल नो कि हर तरह की सॉइल में हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता। तो जिस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल का हिस्सा होगा वैसी ही मिनरलाइजेशन के का नतीजा भी वो निकाल सकेगा। और एज अ consequence the rate of the mineralization is highly variable and the nutrients from organic residue become available to the plants over periods and the range of the days to months to years। ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कि वो दिनों में मिनरलाइज हो जाए, हो सकता है उसको वीक्स लग जाए, हो सकता है उसको मंथ्स लग जाए, हो सकता है उसको साल लग जाए। ठीक है, तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है आपका ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है। द स्लो रेट of mineralization so hinders the efficient fertilizer and use and so form are rarely uh, इसकी अकेले जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इनके ऊपर अकेला रिलाय नहीं कर सकते फार्मर्स जो हैं, तो फिर एडिशनली उनको कुछ ना कुछ जो है ना इनके अंदर डालना पड़ता है। तो इसी वजह से जो फार्मर्स हैं हमारे वो फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ जरा कम जाते हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसकी तरफ ज्यादा उनका रुझान है, क्योंकि वो जल्दी से अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, जल्दी से टेक ओवर भी प्लांट उनका कर लेता है। लेकिन मसला ये है कि वो फिर नुकसानदेह भी है, वो टॉक्सिक भी हैं और वो सॉइल को भी डैमेज करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को भी डैमेज करते हैं। मतलब हर तरह की सॉइल, तो सॉइल अच्छी सॉइल हम उसको बोलते हैं जिसमें हर तरह की न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद हों, जो कि नंबर ऑफ प्लांट्स को जो है वो उसको उसके लिए फिजिबल हो कि वो वहाँ पे वो कर सकें। बट अगर उसने किसी एक खास चीज को ज्यादा कर दिया और बाकियों को कम कर दिया तो वो भी तो सॉइल अच्छी नहीं रहेगी ना। वो एक इंडिविजुअल प्लांट के लिए तो, क्रॉप के लिए तो अच्छी हो सकता है वो फर्टिलाइजर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाद में आने वाले प्लांट्स या जो उनके आप ग्रो करें इसके अलावा उनके लिए भी अच्छा हो। So residues from organic fertilizers do improve the physical structure and most of the soil, enhance the water retention during drought and increase the drainage in the wet weather। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का खासा है जो कि इनऑर्गेनिक में नहीं पाया जाता। इनऑर्गेनिक की वजह से फिजिकल स्ट्रक्चर सॉइल का अच्छा नहीं हो सकता, रिटेंशन नहीं बढ़ सकती और ड्रेनेज जो है उसको भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये सारा काम कर सकता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा बाकी जो आप कह लें कि जो हिस्सा होता है वो फिर इन तमाम चीजों को स्टेबलाइज करने में इस्तेमाल होता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि जिनमें इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉर्मली हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, बायोलॉजिकली ये डिग्रेड नहीं होते। इसी वजह से जब ये जो तो प्लांट इस्तेमाल कर लेता है वो तो फायदेमंद हो गया, लेकिन जो सॉइल में रह गया वो फिर टॉक्सिसिटी कर सकता है। And these are further divided into various categories based on their constituents एंड द मेथड्स ऑफ देयर प्रिपरेशन, कि आया उनको आप स्प्रे के जरिए दे रहे हैं, आप उनको सॉइल के जरिए दे रहे हैं, उस हिसाब से भी आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को डिवाइड कर सकते हैं। फिर आया आप उनको जो है
जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं इनऑर्गेनिक, उनमें ज्यादा प्रोपोर्शन किस चीज का है, उस बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आगे देखते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड artificial or synthesized fertilizers as they are manufactured in the factories using the latest technologies, and the artificial manufacturing process की वजह से इन फर्टिलाइजर्स को ऐसा बनाया जाता है कि इनका जो अगर आप इसको टच करके देखें तो इनका रफ टच होता है और इनके अंदर स्टर्डी हो जाता है, मजबूत किस्म की वो आप कह लें कि उसकी लुक होती है, और वैसे भी मतलब जल्दी से खराब नहीं होता, और परफॉर्मेंस वाइज उसको हाईली परफॉर्मेटिव बनाया जाता है ताकि वो एक्टिवली जो है अपना काम कर सके और प्लांट को जल्द से जल्द वो पहुंच सके। तो इस तीनों चीजों को फिर आप कह लें कि उसके अंदर डालने के लिए फर्टिलाइजर्स को फिर फैक्ट्रीज में इस तरीके से मोल्ड किया जाता है कि वो ये तमाम खूबियों के साथ जो है फार्मर्स तक पहुंचे। इसी तरीके से आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को फिर बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आया उनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं या उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया ना कि वैसे मैंने आपको 7 पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप सिलिकॉन को निकाल दें तो बाकी मेन जो है वो 6 ही रह जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना हर प्लांट के लिए, तो बाकी 6 रह जाते हैं। अच्छा, 6 में से भी 3 जो है उनकी इंपॉर्टेंस आप कह लें कि प्राइमरी लेवल, ऐसा नहीं है कि बाकी जो 3 है वो उनकी क्वांटिटी कम रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी उनकी भी लार्ज रिक्वायर्ड है, लेकिन आप यूं समझ लें कि इन तीनों की अमाउंट, एक तो ये कि इनकी डेफिशिएंसी जल्दी हो सकती है, ठीक है, मतलब ये सॉइल में डेफिशिएंट जल्दी हो सकते हैं, और तो लिहाजा इनकी तो रिक्वायरमेंट रहती ही है प्लांट की। तो उन 6 में से कौन से हैं? अब मेरा ख्याल है कि आप भी मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से हैं जो कि अमूमन आपके यूरिया में, और ये जो आपकी बब्बर शेर और ये जितने भी आपके ये जो ट्रेड नेम्स हैं खादों में, क्या चीज होती है ज्यादा, कोई बताएगा? लिखा भी हुआ है वैसे तो। हाँ जी, कोई बताएगा कि सारे सोए में हैं? क्लास, क्या आप मेरे साथ हैं? यस मैम। यस मैम। तो फिर बेटा किसी को नहीं पता कि फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा कौन से न्यूट्रिएंट इस्तेमाल हो जाते हैं? मैम एनपीके। हम्म, NPK, N नाइट्रोजन, फास्फोरस पोटेशियम। एंड पोटाशियम। कैल्शियम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 3 है ना, बाकी कौन कौन से रह गए? सल्फर, वैसे तो भी आपने याद नहीं किए होंगे। सल्फर है, और इसके अलावा आपके पास, हाँ जी, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो भी मैक्रो है, लेकिन वो सॉइल में इतनी जल्दी डेफिशिएंट नहीं होते जितने ये एक्सेसिवली डेफिशिएंट होते हैं। दैट इज वाई आपके जितने भी फर्टिलाइजर्स है ना, अमूमन अगर आप उसको जरा उसकी पढ़े, अगर उसके लेबल्स वगैरह पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उनमें एनपीके जो है वो होते हैं। तो इन एनपीके को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से हम इनको कहेंगे प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और जो बाकी 3 रह गए हैं जो कि हैं सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसी की बुनियाद पे ना फिर फर्टिलाइजर्स की टाइप भी होगी कि आया उसमें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है या कि सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो जो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, ये अमूमन ये जो खाद्य वगैरह इनके जरिए हम इनको पूरा करते हैं, और जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है इनके लिए हम मेन्योर्स के जरिए इनको अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। लाइमिंग का प्रोसीजर, आपने जिप्सम का इस्तेमाल आपने सुना होगा सैलिनिटी टॉलरेंस, सॉरी सैलिनिटी को रिमूव करने के लिए और सॉइल को बेहतर करने के लिए, जहाँ पे सॉल्ट का स्ट्रेस, और वैसे भी अगर जिप्सम से ट्रीट करके तो सॉइल के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सकता है। तो उनके जरिए आप इन न्यूट्रिएंट्स यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को आप उनके जरिए इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए अमूमन आपको ये वाले फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनकी मैं अभी बात कर रही थी। तो इसी की बेस पे फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को भी आप फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक और आप कह लें कि डिवीजन है, एक और क्राइटेरियन है जिसकी बेस पे आप इनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक है जिसमें सिर्फ अगर इन तीनों में से यानी एनपीके में से सिर्फ एक ही अगर न्यूट्रिएंट इस्तेमाल हो रहा हो
तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर मतलब स्ट्रेट का मतलब सीधा एक ही है, इसके अंदर कोई और चीज शामिल नहीं है। और अगर एक से ज्यादा हो, ठीक है, यानी एनपीके तीनों हो या एनपी हो, या एनपीके वैसे तीनों अमूमन होते हैं, तो अगर तीनों हो तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड और मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो कंपाउंड और मिक्स्ड फर्टिलाइजर की एग्जांपल में आपके पास जो है वो आ जाते हैं, जैसे ये भी मैंने आपको बताया था कि जिनके ऊपर लेबल्स लगे हों 10 14 10, इसका मतलब है पहला जो है नंबर इंडिकेट कर रहा है एन को, दूसरा पी को और तीसरा के को। तो जिस तरह की 10 14 10 रेफर्स टू इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ एन और फास्फोरस पेंटाडाइऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड, इस इनको ये इंडिकेट कर रहा है इसी इसी रेंज के साथ, यानी कि पोटाशियम और नाइट्रोजन इसमें इक्वल अमाउंट में है और फास्फोरस जो है इसमें इसकी क्वांटिटी वो ज्यादा है, इनसे तकरीबन हाफ क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर में आपका म्यूरिएट है, जिस तरह का आप कह लें कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा उसी के हिसाब से उसका नाम भी होगा। सुपर फॉस्फेट है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फॉस्फेट है, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है। म्यूरिएट है, इसका मतलब है इसके अंदर पोटास है, पोटाशियम है, ये पोटाशियम का सोर्स है। तो जिस तरह का स्ट्रेट फर्टिलाइजर होगा उसी तरह का उसका नाम जो है वो इंडिकेट करवाएगा कि इसके अंदर ये वाला न्यूट्रिएंट जो है वो मौजूद है, एक ही फर्टिलाइजर में एक ही जो न्यूट्रिएंट है। जो है वो रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को ना, तो इस वजह से अमूमन इनको इतना ज्यादा आप कह लें कि इनका इस्तेमाल जो है वो आपको देखने में नहीं मिलता, और बहुत ही कम ऐसा शाज़ो नादिर होता है कि जिनको जो इनके लिए भी आपको कोई खास किस्म का फर्टिलाइजर जो है उनको इस्तेमाल करना पड़े। तो डेफिनेटली क्योंकि क्वांटिटी भी इनकी कम चाहिए, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना बेटा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो मैंने अभी आपको शुरू में लेक्चर के शुरू में बता रही थी कि देयर कैन बी एक्सेस सिम्टम्स एज वेल। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी क्वांटिटी कम रिक्वायर्ड है प्लांट को, अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल जाए तो फिर प्लांट्स के ऊपर एक्सेस सिम्टम्स जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इनको फिर बड़ा जो आप कह लें कि बड़ा देखभाल के जो है ना इनका इस्तेमाल करना चाहिए कि क्वांटिटी से जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, उससे इनकी क्वांटिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एनी हो, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि उनको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर बोलेंगे। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि काम क्वांटिटी इनकी कम है लेकिन इफेक्ट इम्पैक्ट जो है ये मैग्नीज है, बोरोन है, कॉपर, ये 9 जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे शामिल हो जाए। निकल है, क्लोरीन है और जिंक है। तो इनके अगर इस्तेमाल होगा फर्टिलाइजर में तो उनको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर कहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 5 to 100 ppm, इट्स वेरी लिटिल क्वांटिटी। एक तो पीपीएम बजाते खुद एक बहुत ही छोटा यूनिट है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और ऊपर से फिर आप देखें कि उसके साथ जो यूनिट के साथ जो आप कह लें कि फिगर लगा हुआ है वो भी बहुत ही छोटा है, यानी 5 से 100 से लेकर 100 जो पीपीएम है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी आप कह लें कि है। अगर आप उसको देखना चाहें आंख से तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप उसको मिलीग्राम्स में अगर आप उसकी वेइंग करें तो। देन यहाँ तक तो था कि हमने देखा कि किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं आप मैक्रोन्यूट्रिएंट का, तो मैंने आपको सॉरी न्यूट्रिएंट्स को, तो मैंने आपको बताया कि उनको आप मैक्रो माइक्रो में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर मैक्रो को आप स्ट्रेट कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं, मैक्रो को आप प्राइमरी सेकेंडरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर ओवरऑल फर्टिलाइजर्स को आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड नाउ हम देखने लगे हैं, यहाँ तक थी सारी इंफॉर्मेशन, और अब हम देखने लगे हैं कि चाहे ये स्ट्रेट हो, चाहे ये कंपाउंड हो, चाहे ये मैक्रो हो, चाहे ये माइक्रो हो, किसी भी तरह का जो फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल हम कैसे करें, कि हम क्या उसको फोलियर एप्लीकेशन करें तो ज्यादा बेहतर होगा, या अगर हम सॉइल में उसको दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और फोलियर देंगे तो उसका क्या एडवांटेज होगा, सॉइल में देंगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है या एडवांटेज हो सकता है। तो ये अब हम इसको देखने लगे हैं, जो कि इसका नेक्स्ट जो है पार्ट है। In addition to the nutrients being added to the soil as fertilizers, some mineral nutrients can be applied to the leaves as sprays.
तो स्प्रे करके भी न्यूट्रिएंट्स को आप प्लांट को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो इनकॉर्पोरेशन है, आपको पता है ना, लीफ आर द साइड्स के जहाँ पे मेजरली पार्ट प्ले हो रहा होता है फूड बनने का भी, फोटोसिंथेसिस का, प्रोटीन्स बनने का, ठीक है, तो ज्यादातर वहीं पे हो रहा होता है। तो अगर आप इसकी रिकॉल करें प्लांट फिजियोलॉजी 1 को, सल्फर के बारे में अगर आपको उसका मेटाबॉलिज्म याद है, फास्फोरस का अगर आपको याद है, तो ज्यादातर इनकी जो इनकॉर्पोरेशन की साइट है वो लीफ ही है। तो व्हाट अबाउट कि अगर हम इसको सॉइल में देने के बाद रूट अब्जॉर्ब करें, फिर ट्रांसपोर्ट करें टू द एरियल पार्ट, व्हाट अबाउट कि अगर हम इनको डायरेक्टली लीफ को ही पहुंचा दें। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लीफ को इसको डायरेक्ट पहुंचा सकें? क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है? सो इन सम केसेस दिस मेथड कैन हैव एग्रोनॉमिक एडवांटेजेस ओवर द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये एडवांटेजियस हो, सम टाइम ये नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि फोलियर एप्लीकेशन के फायदे क्या हैं। दिस कैन रिड्यूस द लैग टाइम, जो भी मैंने आपको बताया। लैग टाइम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लैग टाइम जो है किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने तक का जो टाइम, मतलब आपने चीजें प्रोवाइड कर दी, उसके बाद वो स्टार्ट होगा, तो इस चीजें प्रोवाइड करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होने तक का जो टाइम है उसको हम लैग टाइम करते हैं, ठीक है। और तो फोलियर एप्लीकेशन ये है कि लैग टाइम को रिड्यूस कर देता है। आपने सॉइल में फर्टिलाइजर को दे दिया, लेकिन वो कब एक्चुअली जाके इनकॉर्पोरेट होगा प्लांट के अंदर, तो वो उसका लैग टाइम है। तो फोलियर एप्लीकेशन में आप लैग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी जगह पे उसको दे रहे हैं जहाँ पे उसने अल्टीमेटली पहुंचना है और फिर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये इसका एक मेजर बेनिफिट है। देन आगे फिर लिखा भी हुआ, लैग टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द अपटेक ऑफ द प्लांट विच कुड बी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ। जब प्लांट की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो उसको फिर जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स का जो है वो चाहिए होंगे, अदरवाइज फिर उसकी ग्रोथ जो है वो कम रह जाएगी। It can also avoid the problem of restricted uptake of the nutrients from the soil. कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि सॉइल में जब उनको अप्लाई करते हैं ना, वो फौरन से लीच डाउन कर जाते हैं। फास्फोरस उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत कम ये टॉप सॉइल में रहता है। तो जो टॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, तो हर प्लांट की रूट इतनी डीप तो नहीं होती ना कि वो लोअर जो सॉइल लेयर्स है वहां से जाके उनको न्यूट्रिएंट को ले सके। तो फास्फोरस इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। वहां पे भी हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, कि ये बड़ी जल्दी जो है वो लीच डाउन हो जाता है। इस वजह से ना एनपीके में इस वजह से भी फास्फोरस को हमेशा ही डाला जाता है, क्योंकि इसकी हमेशा जरूरत रहती ही है। अमूमन सॉइल में फास्फोरस की कमी तो रहती ही है। और अभी आपने देखा, मैंने पीछे प्रोपोर्शन बताया आपको, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें भी आपने देखा फास्फोरस का क्वांटिटी भी बाकियों से ज्यादा थी। 10-14, 10 में 14 जो फास्फोरस का जो था वो उसका नंबर था। तो फोलियर एप्लीकेशन में मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जो कम क्वांटिटी वाले हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल करें तो दीज आर मोर एफिशिएंट देन एप्लीकेशन थ्रू सॉइल, एंड दे आर आल्सो absorbed ऑन सॉइल पार्टिकल एंड हेंस आर लेस अवेलेबल टू द रूट सिस्टम। तो वो तमाम माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको आप कह लें कि जो सॉइल में कुछ इस तरीके से हेल्ड हो जाते हैं या इस तरीके से एडहियर हो जाते हैं कि प्लांट उनको इजीली उनका टेकअप ना कर सके, तो उनको फिर अगर आप फोलियर एप्लीकेशन के जरिए दे दें तो वो फिर ज्यादा बेहतर रहते हैं। एग्जाम्पल भी उनको बता दिए हैं, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन, इनको अगर आप फोलियर एप्लीकेशन दे तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे प्लांट फोलियर एप्लीकेशन के अंदर। देन मैकेनिज्म क्या है फोलियर एप्लीकेशन का? अच्छा, अब मसला ये है कि आपने तो लीफ के ऊपर अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या लीफ ने उसको ऑब्जॉर्ब भी कर लिया? क्योंकि आप जानते हैं ना, लीफ के ऊपर तो क्यूटिकल है, और एक वाहिद जगह जहां से आप कह लें कि आसानी के साथ जो भी चीज आप फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू दे रहे हैं वो जा सकती है, वो उसका स्टोमेटा है। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि स्टोमेटा तो सबसे ज्यादा लोअर सरफेस पे पाया जाता है, और जब आप एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो आप एक एक पत्ता, तो अब आप देखें पीछे डायग्राम में भी आपको दिखाया है, तो कोशिश तो होती है कि ऐसी बौछाड़ों को हर तरफ से उसको कवर कर सके, लेकिन कम उसके चांसेस हो जाते हैं कि लोअर सरफेस पे आप कह लें कि उसका पहुंचना ज्यादा कम हो जाता है। कुछ अल्लाह ताला ने आर्किटेक्चर ही ऐसा रखा है स्टोमेटा का कि वो बाहर से आने वाली चीजों को इन्वेट करवाना पसंद नहीं करता, वरना तो वहां से ना पानी लेना शुरू कर दे जब बारिश हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सॉइल से ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसका काम कुछ और है, उसका काम मेनली ये नहीं है कि एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं उनको अपने, अब जो जबरदस्ती अंदर चली जाए वो तो उनको फिर ये रोक नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल अगर आप स्टोमेटा को भी कंसिडर कर लें कि वो पोर्स अवेलेबल हैं
लीफ के पास, तो उनके जरिए ये अंदर एंटर हो जाए। तो ये कोई इतना, आप कह लें कि इतना रैपिड कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके जरिए लीफ अपने अंदर जो है किसी न्यूट्रिएंट को एनवायरमेंट यानी एयर से वो ले सके। अच्छा, तो फिर अब क्या करें? अब हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इन न्यूट्रिएंट्स को, इन फर्टिलाइजर्स को किसी किसी ऐसी चीज में डिसॉल्व करके डालना पड़ेगा जो कि लीफ के अंदर पोर बना दे। ठीक है, मतलब छोटे छोटे इतने भी पोर ना बना दे कि उसके टिश्यू को डैमेज कर दे, ऐसे भी नहीं, मतलब बहुत ही माइन्यूट से पोर बना दे जिसके जरिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो अंदर एंटर भी हो जाए। और वो पोर ऐसे भी ना हो कि वो फंगस के जो है उसको आप कह लें कि वो अटैक करने के लिए उसको फेवर कर दें, या किसी और डैमेज या ब्रेस्ट के लिए उसको फेवर करें, तो उसको भी बचाना है और केमिकल को भी अंदर डालना है। तो इसके लिए अमूमन जो हम इसको हम फिर उस केमिकल को हम बोलते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है, जिनका काम ये होता है कि वो फिर जो सरफेस है उसको ऐसा बनाते हैं कि जो परमिएबल कर देती है, सरफेस को परमिएबल कर देता है, अलाउ कर देता है न्यूट्रिएंट्स को कि उसके अंदर एंटर हो सके। तो इस सर्फेक्टेंट में जो सबसे मशहूर सर्फेक्टेंट है जिसको सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है ट्वीन 80। ट्वीन 20 भी यूज होता है और ट्वीन 80 भी यूज होता है, ट्वीन बेसिकली यूज होता है। और इसके फिर आगे फर्दर हैं टाइप्स के, ट्वीन 20 यूज कर लें, ट्वीन 80 यूज कर लें। तो इनके साथ अगर आप फर्टिलाइजर को मिक्स करके डालेंगे ना तो वो आसानी से फिर लीफ उसकी अपटेक कर लेगा। लेकिन अगेन हर न्यूट्रिएंट को आप फोलियर एप्लीकेशन के जरिए डाल भी नहीं सकते, और हर एक जो है वो ट्विन 20 के साथ आप यूं कह लें कि ऐसा भी नहीं है कि उसकी फिजिबिलिटी उसके साथ हो, तो वो चेंज भी करनी पड़ सकती है। सो न्यूट्रिएंट मूवमेंट इनटू द प्लांट सीम्स टू इन्वॉल्व द फीड थ्रू द क्यूटिकल एंड अपटेक बाय द लीफ cells, although the uptake through the stromatal pore could provide a pathway into the leaf. The architecture of the pore largely prevents this liquid penetration. And for foliar nutrient application to be successful, damage को कम से कम होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज जो आपने बहुत खास ख्याल रखना है कि कभी भी तपती दोपहर में, सख्त गर्मी में आप फोलियर एप्लीकेशन मत करें, क्योंकि सख्त गर्मी में और तपती दोपहर में अगर आप फोलियर एप्लीकेशन करेंगे हाई टेम्परेचर में, तो क्या होगा कि जैसे ही आप स्प्रे करके हटेंगे तो वाटर जो है जिसके अंदर आपने स्प्रे करने के लिए जो आपने लिक्विड डाला होगा वो वेपोरेट हो जाएगा फौरन ही। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रिएंट है वो सरफेस पे ही रह जाएगा। ठीक है, वाटर नहीं उसको अपने साथ लेके जाना था ना, तो वो सरफेस पे ही रह जाएगा और आपका जो लिक्विड है पार्ट वो वहां से उड़ जाएगा। तो उसका नुकसान क्या होगा कि बजाय एंटर होने के इनटू द लीफ जो आपका न्यूट्रिएंट है या जो आपने फोलियर एप्लीकेशन में कुछ भी डाला है, न्यूट्रिएंट भी हो सकता है कोई, हम एंजाइम्स को भी इसको भी कर सकते हैं, एंजाइम्स को भी कर सकते हैं आप, इसके ये जो है ऑक्सीजन जिब्रेलिन्स है इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये फिर क्या होंगे कि ये सरफेस पे रह जाएंगे और सरफेस पे फिर अकामुलेट हो जाएंगे, और बजाय फायदा देने के ना ये स्कॉर्चिंग कर सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं टिश्यू ऑफ द लीफ की, तो ये फिर उसको डैमेज कर सकते हैं। तो हमेशा ये ख्याल रखें कि अगर आपने स्प्रे करना हो गर्मियों में, खसूसन अगर आपने स्प्रे करना हो तो आपने अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट नाइट जो है उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप तब स्प्रे करें, क्योंकि दरमियान में धूप में स्प्रे करेंगे तो वो बजाय फायदा देने के उल्टा आपको नुकसान देगा। देन सर्दियों में या ऐसी कंडीशंस में जब ह्यूमिड हो, एनवायरनमेंट ह्यूमिड हो और मॉइस्चर कंटेंट बेहतर हो एनवायरनमेंट का, एट दैट टाइम ये सूटेबल आप कहने का टाइम होता है कि जिसमें तो सर्दियों में आराम से इसको कोई इतना खास नुकसान नहीं पहुंचेगा लीफ को, और पेनिट्रेट करने के लिए इसको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा क्योंकि जल्दी से वेपोरेशन जो है वो नहीं हो पा रही होगी। देन बेटा एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो मैंने आपको पहले ही ड्यूरिंग इसके कंटेंट में बता दिया है कि हर चीज को आप फोलियर एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर पाए तो ये बहुत ही जल्दी और सक्सेसफुल मेथड है। जैसे कि दुनिया भर में जो ग्रेप्स हैं और जो वाइन्स हैं, जितने भी वाइन्स हैं जिनमें ग्रेप्स भी आते हैं, तो उनमें अगर उन इन या ऐसे क्रॉप्स जो कि ट्री क्रॉप्स हैं जो कि आप कह लें कि ट्री की फॉर्म में है, हर्बिशियस प्लांट नहीं है, उनके साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो स्प्रे को इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है। लेकिन सीरियल्स में भी लोग कर रहे हैं तो उनमें भी इफेक्टिव है, लेकिन ट्री क्रॉप्स और ग्रेप्स वगैरह में इनको ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। देन न्यूट्रिएंट अप्लाइड टू द लीफ could save an orchard or vineyard when soil applied nutrients would be too slow to correct a deficiency. आप उनको देंगे
उसके बाद काफी सारे टाइम के बाद वो अब्जॉर्ब होगा, फिर काफी सारे टाइम के बाद वेरियल पार्ट्स तक पहुंचेगा। उससे पहले ही अगर आप उसको फोलियर एप्लीकेशन दे दें तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। अगर आपके को सीवियर डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ रहा है प्लांट को, तो आप उनको जल्दी जल्दी रेस्क्यू करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को हटाना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल में फोलियर एप्लीकेशन जो है वो बेस्ट है। देन वीट में भी देखा गया है कि नाइट्रोजन की एप्लीकेशन अगर आप करें लीव्स के जरिए तो वो लेटर स्टेजेस पे, लेकिन तो वो यील्ड उसकी जो है, यानी कि वीट के जो दाने हैं उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट की क्वांटिटी को वो बढ़ा देता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। इसी तरीके से प्लांट इसको रेडिली टेकअप कर लेता है, ये भी इसका एडवांटेज है। और स्मॉल क्वांटिटी में लेकिन जो है जो इस्तेमाल होने वाले हैं उनको अगर आप करें तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो नाइट्रोजन तो खैर मैक्रो में आता है, लेकिन ये कि अभी नाइट्रोजन को बहुत अगर आप देखें ना इसका यूजेज देखें एज फर्टिलाइजर, तो इसको ज्यादा फोलियर एप्लीकेशन को बहुत इसका फेमस मेथड नहीं है इसकी एप्लीकेशन का। इसको ज्यादातर जो है वो सॉइल में अप्लाई किया जाता है। आपने किसान को भी देखा होगा मिट्टियों से भर भर के ऐसे बिखेर रहे होते हैं। तो ये भी है इसका नुकसान कि ज्यादातर लीफ को यूरिया या ये नाइट्रोजन के साथ कांटेक्ट में भी नहीं रहना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज ये ना बर्निंग कर सकता है, बहुत जल्दी बर्निंग कर लेता है। यूरिया भी अगर लीफ के ऊपर रह जाए तो वो ज्यादा देर तक बर्निंग कर देता है। दूसरी बात ये कि अगर आप फोलियर एप्लीकेशन देने लगते हैं ना, तो फोलियर एप्लीकेशन में फोलियर पार्ट पे तो आपका जा ही रहा है न्यूट्रिएंट, लेकिन बहुत सारा जाया भी हो रहा होता है। जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारा सॉइल में भी जा रहा होता है, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आया जो आपकी ग्रोथ आई है वो सारी की सारी फोलियर की वजह से आई है या इसमें सॉइल एप्लीकेशन में भी, क्योंकि साथ साथ तो वो भी हो रही होती है। ठीक है, आपका मेन टारगेट तो यही है कि मैं एरियल पार्ट को पहुंचाऊं, लेकिन वो नीचे भी तो जाया हो रही होती है ना, तो वो भी एक इसका डिसएडवांटेज आप कह लें कि हो सकता है। और पर्टिकुलरली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में जो जब क्रॉप्स को ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होती है ना, तो उसमें फिर फोलियर एप्लीकेशन मैं नहीं समझती कि कोई इतना कोई अच्छा आप कह लें कि मेथड है कि जिसके जरिए आप इसका इस्तेमाल, तो दैट्स वाई फोलियर एप्लीकेशन को हम कॉमन प्रैक्टिस में इतना ज्यादा नहीं दे सकते, अनलेस कि जिसका आप कह लें कि बहुत रिसर्च के बाद बहुत अथेंटिक माना जाए कि नहीं कि ये अगर आप फोलियर के जरिए करें तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर नेचुरली कोई कहे ना आपको, फर्स्ट टाइम भी कोई यूज करने को कहे या फर्स्ट टाइम किसी चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमूमन जितने भी आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें अमूमन जो है जो सॉइल एप्लीकेशन है वो ज्यादा फेवरेबल समझी जाती है एज कम्पेयर टू फोलियर एप्लीकेशन। जी बेटा, तो ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और इसी तरीके से जो है अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल एग्रीकल्चर में अगर फर्टिलाइजर को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई फायदा भी होता है या ये ऐसे बातें ही बनी हुई हैं। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए आप इसको आप कह लें कि देख सकते हैं, आप इसके जरिए नोटिस कर सकते हैं कि वाकई में इनॉर्मस चेंजेस जो हैं जो आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स आप देख सकते हैं। जैसे कि कहा गया कि 1992 में स्टर्म ने ये बताया कि व्हीट यील्ड वेस्ट जर्मनी में 3.2 मेगाग्राम से लेकर 9 मेगाग्राम तक पहुंच गई इन 1950। ठीक है, तो 1950 में जो वेस्ट जर्मनी में व्हीट जो ग्रो की जाती थी उसकी यील्ड आती थी 3.2 मेगाग्राम, और जब 1990 आया आफ्टर 40 इयर्स के ड्यूरेशन में उसकी यील्ड 9 मेगाग्राम पर हेक्टेयर जो वो बढ़ गई। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ने एक ही जगह को इस काबिल बना दिया, एक लिमिटेड जगह को इस काबिल बना दिया कि उससे आप 200 गुना ज्यादा आप कह लें कि यील्ड जो है उसे ले सकते हैं। और ये ड्रामेटिक इंक्रीज जो है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हायर फर्टिलाइजेशन एंड स्पेशली विद नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं या कुछ भी करना है तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और नाइट्रोजन जो है वो हर अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसको साथ साथ नो डाउट कि इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स के साथ साथ अगर कोई हर्ब्स उगाती हैं या कोई फंगस अटैक कर देती हैं या कोई इंसेक्ट बाइट करते हैं, तो उनको भी रोकने के लिए जो हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, फंगिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, नो डाउट उन्होंने भी कॉपरेट किया है, लेकिन मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर्स की है। देन
yield also increases at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century में देखा गया है इसका फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा है. इससे पहले 18th century में फर्टिलाइजर्स को इतना फेवर नहीं किया जाता था और ना इनको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था. जैसे कि देखा गया है रेड क्लोवर में, ल्यूसन में, इनमें देखा गया है कि ये फॉरेस्ट टाइप हैं ये सारे, इनमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वो करके तो इनको बहुत ज्यादा इम्प्रूव जो है वो किया गया है. इसी तरीके से लाइम एप्लीकेशन, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की जो एप्लीकेशंस हैं, उसके जरिए भी आप अपनी क्रॉप को, अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं. तो ऑल दैट मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसी तरीके से और एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है एथोपियन बनाना की, एनसीटी वेंट्रिकोसम. वेंट्रिकोसम जो है ये बहुत ही मशहूर फल है. इथोपियन बनाना जो है, आपके कहा ही जाता है कि इथोपिया में आप कह लें कि मिलियन ऑफ पीपल जो हैं इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं. यानी वो बनाना का, वहाँ पे इथोपियन बनाना का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है. ये मेजर स्टेपल फूड वहाँ की कंसिडर होती है ये. तो वहां पे भी उन्होंने देखा है कि एनपीके को, ये जो इथोपियन बनाना है, इसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और इसको इस्तेमाल करके ट्रिपल जो है अमाउंट की जो कंटेंट है स्टार्च का इन द इथोपियन बनाना, दैट कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एनपीके. अगर उसका स्प्रे कर दें, उसका इस्तेमाल कर दें, तो इथोपियन बनाना में 3 गुना ज्यादा स्टार्च प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स. टिपिकली एक इंडियन जो लोकल वीट है जो वहाँ पे कल्टीवेट की जाती है, C306, इसको कहा गया है कि ये नाइट्रोजन को अगर आप अप्लाई करें ना फर्टिलाइजर को, तो ये 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर देती है. लेकिन इसके बरक्स अगर अगर आप देखें मैक्सिकन कल्टीवार्स जो है वीट की, जो कि जिसे सोनोरा 64 है, ये लर्मा रोजो है, इनमें देखा गया है कि 160 किलोग्राम पर हेक्टेयर. यानी कि कितना डिफरेंस है. इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, सॉइल की टाइप के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से, प्लांट टू प्लांट, स्पीशी टू स्पीशी, ये वेरी कर सकता है रिस्पॉन्स टुवर्ड द सेम फर्टिलाइजर. जरूरी नहीं है एक ही फर्टिलाइजर को आप बनाना पे भी अप्लाई करें, बीज पे भी अप्लाई करें, टोमेटो पे भी अप्लाई करें तो आपको एक ही जैसा रिस्पॉन्स मिले. तो रिस्पॉन्स कैन बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द plant species, according to the environment, according to the variety you are going to cultivate for your benefit. ठीक है. और इसी तरीके से जो है वो कहते हैं कि ये तो हम मानते हैं कि एनपीके ने तमाम इन जो फर्टिलाइजर में हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे हम बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं. लेकिन हमें साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका एक्सेस इस्तेमाल भी नहीं करना. ऐसा नहीं कि आपकी सॉइल में जरूरत ही ना हो और आपके नहीं जी मैं तो वो लालची वो जो है इंसान की तरह जो जिसकी मुर्गी जो है वो सोने का अंडा देती थी, उसने कहा मैं इसको ज्यादा से ज्यादा खिलाऊं और फिर मैं एक ही दफा इसको जिबा करके सारे अंडे निकाल लूं. तो अगर आप सारे अंडे एक ही दफा निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास. तो इतना ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें अंधाधुंध के वो आपकी यील्ड को तो बढ़ा दे लेकिन आपकी सेहत को ही खराब कर दे, देखिए, और आपकी सॉइल को ही खराब कर दे. तो ये काम भी साथ साथ नहीं होना चाहिए. हमेशा इस बात को सामने रखें, अपनी सॉइल के सैंपल को टेस्ट करवाएं, उसके अंदर वाकई में किस चीज की डेफिशिएंसी है, किस चीज की एक्सेस क्वांटिटी है, किसकी वाकई इसको जरूरत है और किसकी इसको जरूरत नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी क्रॉप्स को स्प्रे करें, फोलियर एप्लीकेशन करें, सॉइल का एप्लीकेशन करें और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें. लें आप बेटर यील्ड लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में लें. ऐसे रैंडमली उसको इंक्रीज करने की कोशिश ना करें जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए. So that was all about today's topic. If you have any question or query तो आप पूछ लें, otherwise मैं इसको ऑफ कर दूं रिकॉर्डिंग को, because I guess कि काफी लंबी हो चुकी है. जी बेटा.